नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। सोने चांदी में चमक लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। कॉमेक्स पर सोना $1800 के करीब तो चांदी $22 को पार कर चुकी है। साथ ही बेस मेटल्स ने भी तेजी की रफ्तार पकड़ी है। क्या है तेजी के कारण, ऐसे में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या कुछ आगे बाजार एक्सपेक्ट कर सकता है, इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इब्जा के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, साथ ही IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के राजीव कपूर भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। सोने चांदी के भाव आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे और अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो 2022 का सबसे बेहतरीन महीना तो था ही, लेकिन पिछले 18 महीनों में भी इस तरह की तेजी हमने सोने में आते हुए नहीं देखी है। तो क्लियरली मल्टी मंथ हाइस पे, 3 महीने पे के हाइस पे बाय द वे यहाँ पर सोना कारोबार कर रहा है। $1800 के बहुत दूर नहीं, और चांदी में तो $22.5 के आसपास के स्तर यहाँ पर हैं। क्लियरली हमने 7% की तेजी सोने में तो 15.5% की तेजी यहाँ पर चांदी में नवंबर के महीने में आते हुए देखी है। सबसे पहले तो राजीव, कैसे देखते हैं इस बढ़त को? सोने से ही शुरुआत करना चाहेंगे। क्या है व्यू आपके प्राइसेस को लेकर और दिसंबर का महीना कैसा रह सकता है? नमस्कार मनीषा जी। मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना भी नवंबर के महीने की तरह काफी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं नवंबर के महीने की क्लोजिंग की बात करूं तो आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी देखने को मिलती है मंथली चार्ट पर। और मंथली क्लोजिंग की बात करूं तो इंडियन मार्केट में अभी तक जो मंथली क्लोजिंग हुई थी वो 52,166 की हुई थी 2 मार्च 22 के बाद से। तो इस महीने जो हमने क्लोजिंग देखी करीबन 52,900 के आसपास देखी। तो आई थिंक एक मंथली चार्ट पर भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू करना चाहिए। कल का जो फेड चेयरमैन के जो कमेंट थे कि आगे इंटरेस्ट रेट को लेकर भी थोड़ा सा उनका रुख थोड़ा सा नरम दिखा, प्लस जिस तरह से इकोनॉमीज पर असर है बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का, उसका फायदा भी मुझे लगता है सोने को मिलने वाला है। और डॉलर इंडेक्स में भी हम थोड़ी नरमी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सबका मिला जुला इम्पैक्ट जो है गोल्ड पर पॉजिटिव रहना चाहिए। और इस महीने में मुझे लगता है कि एक बार गोल्ड जो है 54,000 के स्तर को इजीली क्रॉस भी कर सकता है। तो बाय साइड में ही लेके ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं आज की सिर्फ इंट्राडे की बात करूं मनीषा जी, तो आज भी इसमें बाय का ट्रेड लिया जा सकता है अराउंड 53,300 के आसपास, 53,100 के स्टॉप लॉस से, और 53,650 का इसमें टारगेट रख सकते हैं। ऑलराइट, 54,000 के स्तर यहाँ पर दिसंबर के महीने में सोने में देखने को मिल सकते हैं। अनुज, आपका क्या आंकड़ा रहेगा? अनुज आप जी कि गोल्ड में हमने देखा है कि अगर आप दिवाली से ही देखेंगे तो टर्नअराउंड देखने को मिला था। इवन हमने देखा था कि 10 नवंबर के बाद से जो फेडरल बैंक थोड़ा सा एक स्लो पेस पे इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा था, तो वहां से एक रिकवरी देखने को मिली थी। हमने देखा था कि करीबन $1,615 का लो गोल्ड ने बनाया था, और अब देखें तो करीबन 1780 के आसपास अब गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट। अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 53,400 के आसपास है। तो सेंटिमेंटल जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। जहां पर हम पहले एक हॉकिश स्टेटमेंट देख रहे थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हम देख रहे थे, वही अब यहाँ पे थोड़े स्लोअर पेस पर होता हुआ दिख रहा है। और जो फेडरल बैंक है वही अब अपनी स्टांस पर जो है वो पीछे हटता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक गोल्ड को सपोर्ट मिला है। और उसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो करीबन 105 के स्तर पर आ गया है। बॉन्ड यील्ड करीबन 7 महीने के हाई लो पे ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो जो भी फैक्टर पहले गोल्ड के लिए नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे, अब वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि गोल्ड के अंदर जो रिकवरी है वो ईयर एंड में यहाँ पर अच्छी खासी आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट बना है गोल्ड और सिल्वर के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। और जिस तरीके से ट्रेंड यहाँ पर बना है, और साथ में हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है उसने काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी और जो डेटा पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। जल्दी ही हम $1800-1820 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में हम 54,000 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए देखेंगे। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि ऑप्टिमिज्म कंटिन्यू है। जल्दी ही हम 65,000 से लेकर 67,000 के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, और $23 से लेकर $24 तक के लेवल आपको सिल्वर में भी देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर का जो एक सपोर्टिव फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर अच्छे रोल प्ले कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाले 2023 के अंदर हम अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड में अगेन आती हुई देखेंगे। राइट, ऑफ कोर्स यहाँ पर साल की जो अंत है वो यहाँ पर काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहले प्राइसेस को ही आउट ऑफ द वे कर देते हैं। और सुरेंद्र जी, आपका क्या व्यू रहेगा? 54,000 और चांदी में करीबन 67,000 की जो बातें हो रही हैं, आप कितना एग्री कर रहे हैं? देखिए, मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले कहा था कि एक $1723 का एक नीचे में एक सपोर्ट रहेगा। उसके बाद पिछले हफ्ते मैंने कहा था $1739 का सपोर्ट रहेगा।
और अब $1746 का मुझे लगता है एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन रहा है। यदि स्पॉट मार्केट के अंदर यदि गोल्ड जो है 1787 के ऊपर कल जाता है या आज भी चला जाए वो, तो उसमें जो अगली तेजी बनेगी वो उसका एक $1816 तक की तेजी बन सकती है। मेरे ख्याल से, क्योंकि भारतीय बाजारों में अभी एक्सपायरी का समय है, तो थोड़ा सा फ्यूचर मार्केट को अवॉइड करके स्पॉट मार्केट की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसकी दूसरी वजह यह है कि लगभग स्पॉट मार्केट के अंदर कैश मार्केट और जो फ्यूचर मार्केट है भारतीय बाजारों में, उसमें लगभग $50 से $80 का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब कैश मार्केट में लगभग $50 से $80 डिस्काउंट चल रहा है। ये एक्सपायरी की वजह से इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, क्योंकि 5 दिसंबर के आसपास जो एक्सपायरी होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, तो वहां पे सडनली आपको एक वॉलेटाइल मूवमेंट गोल्ड में दिख सकता है और मुझे लगता है कि $1746 तक नीचे जा सकता है। लेकिन यदि ये 1787 क्रॉस करता है आज या कल में, तो अगले हफ्ते हमें $1816 तक इसमें दिखेगा, ऐसे मुझे, यानी कि चांसेस इसी के ज्यादा हैं कि $1800 के स्तर बहुत दूर फिलहाल इन करंट लेवल से नहीं है। चिराग, ऑफ कोर्स आप क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें आके बताते रहे हैं कि बहुत तेजी की उम्मीद यहाँ पर ना की जाए, लेकिन जिस तरह से अब थोड़ा सा टर्न ऑफ इवेंट्स देखने को मिला है, सपोर्ट यहाँ पर लौटा है, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस फॉर द नियर टर्म? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जैसे फेड की ये एक्सपेक्टेशन थी कि फेड शायद अपना हॉकिंग स्टांस थोड़ा कम करेगा, तो मार्केट अब उसको प्राइसिंग करती जा रहा है, इसलिए हमें ये जरूर एक रैली देखने को मिली है। और हमारा मानना है मनीषा, जैसे हम कहते आ रहे हैं कि बहुत बड़ी मूवमेंट हर क्वार्टर देखने को जरूर मिल सकती है, $150 से $200। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में शायद गोल्ड $1800-1820 के आसपास जा सकता है, बट अभी भी हमारा मानना है कि फैक्टर्स ओवरऑल गोल्ड को अभी भी $1700 की तरफ लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि अभी भी कुछ प्रेशर यहाँ पर बरकरार रह सकता है, उन पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी होंगी, लेकिन एक डिस्काउंट यहाँ पर स्पॉट और फ्यूचर्स में देखने तो मिला ही है सुरेंद्र जी। लेकिन इंडियन मार्केट्स में भी जिस तरह की तेजी सडनली सोने के प्राइसेस में आई है, चांदी के भावों में आई है, यहाँ पर भी इंटरनेशनल मार्केट से भारतीय बाजारों को कंपेयर किया जाए तो किस तरह का डिस्काउंट फिलहाल है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि भारतीय बाजारों में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है और इस डिस्काउंट की वजह MCI जो भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज है उनकी एक्सपायरी है। और जिस प्रकार से कॉमेक्स की जो चाल चल रही है, यदि आप कॉमेक्स में ही देखें तो उनके स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में लगभग $17-18 का डिफरेंस है। सो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। नॉर्मली ये जो डिफरेंस होना चाहिए ये $4 से $6 का होना चाहिए। अगर इतना ज्यादा डिस्काउंट है तो हमें थोड़ा सा करेक्शन इसमें जरूर मिलेगा, लेकिन ये शायद करेक्शन हमें अगले हफ्ते दिखाई देगा, इस हफ्ते दिखाई। ऑलराइट, ऑल्सो चिराग, अगर हम डिमांड की बात करें तो इतना जो प्राइस मूव सडनली आया है भारतीय बाजारों में, क्या शादी की खरीदारी उस वजह से थोड़ा सा हिट लेती हुई नजर आई है? जी बिल्कुल मनीषा, बट अगर हम देखें तो धनतेरस और दिवाली के बाद थोड़ी बहुत जरूर एक जो डिमांड में जो तेजी आई थी वो जरूर एक हद तक स्लो डाउन हुई है। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं डोमेस्टिक मार्केट में, तो उसका भी जरूर खामियाजा देखने को मिला। और हमारा इसलिए मानना है कि शायद ज्वेलरी डिमांड अभी भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट डिमांड अब काफी हद तक स्लो हो चुकी है। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है, प्राइस में वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा है और जो खरीदार हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पर भावों में मिले। खरीदारी का मौसम है, सीजन तो अभी भी यहाँ पर जारी है ही, लेकिन ऐसा भी है भारतीय बाजारों में अगर हम देखें धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस बढ़ती हुई नजर आती हैं कि बजट करीब है, तो जो दिल्ली में बातचीत है या फिर जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सरकार को जाती हैं उन सब की भी बहुत ज़्यादा बात है। चिराग, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं उसकी ड्यूरेशन यहाँ पर गोल्ड के हिसाब से एट पार रियल एस्टेट पे की जा सकती है, आपने अगर वो कॉन्वर्सेशन सुनी है और आपका कोई व्यूज पर? देखिए मनीषा, मुझे नहीं लगता है इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट वैसे डिमांड पे या इंडियन मार्केट पे वैसे दिखने को होगा। हाँ, जरूर एक होगा कि गोल्ड इज नाउ बीइंग कंसीडर्ड एज अ सिक्योरिटी व्हिच इज अ गुड थिंग इन द लॉन्ग टर्म, बट मुझे शायद इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लगता। एक जो मेरा एक्सपेक्टेशन शायद बजट से वो कि जो आज डोरे और रिफाइंड गोल्ड के बीच की जो ड्यूटी डिफरेंशियल 0.65% है, क्योंकि सेपा आने के बाद शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको शायद 1% अगर सरकार बढ़ा दे
तो इंडस्ट्री को जरूर फायदा होगा। ऑलराइट, एक और चीज़ जो बहुत कॉन्वर्सेशन में है सुरेंद्र जी, वो ये कि सोना खरीदने के समय जिस तरह के आई मीन ऑफ कोर्स वेल्थ टैक्स तो अब यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन कितना सोना खरीदा जाए, कैसे है, पैन कार्ड है, ये हमने बहुत सालों से यहाँ पर चलते हुए देखा है। एक चीज़ जो डिजिटल करेंसी जो आज सरकार ने, आज आरबीआई ने यहाँ पर लॉन्च की है रिटेल के लिए, पायलट रन ही सही इसका अभी, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि आपने सेविंग्स अकाउंट से जब अपना पैसा अपने ई वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आपने उसको कौन से पर्स में डाला, किस मर्चेंटाइज को दिया, कैसे निकाला, उसकी कोई भी, उसकी कंप्लीट एनोनिमिटी है, वो कोई भी आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि सोना खरीदने के लिए, डायमंड खरीदने के लिए शायद अब इसका आगे जाके उपयोग हो पाएगा। क्लियरली बहुत सारे लूप होल्स की बात यहां पर की जा रही है। देखिए मनीषा जी, हमें ज्वेलरी इंडस्ट्री को खास तौर पे समझना होगा कि भारत में जितने भी एसेट क्लास हैं वो सारे एसेट क्लास कहीं ना कहीं रजिस्टर होते हैं। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो सरकार के पास उसका ट्रेल जाता है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर जाते हैं तो सरकार के पास उसका ट्रेल है। जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो सरकार के पास उसका कोई ट्रेल नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि सरकार कोई ऐसा स्टेप उठाए तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, बिकॉज यदि डिजिटल करेंसी के थ्रू ही मान लीजिए एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर ज्वेलरी की बाइंग को यदि सरकार प्रिस्क्राइब करे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इससे सरकार ट्रेल एस्टैब्लिश करना चाहेगी। इट विल बी, क्योंकि आप ज्वेलरी को रजिस्टर नहीं कर सकते तो कम से कम उसके जो मनी मूवमेंट है उसको आप सरकार यदि ट्रेल करना चाहिए, एंड इट मे बिगिन विद फर्स्ट B2B ट्रांजैक्शन एंड देन लेटर ऑन फॉर B2C ट्रांजैक्शन। यानी कि काफी कुछ आ सकता है यहाँ पर इस बजट में। और सुरेंद्र जी, इसके अलावा भी आपको लगता है कि किसी और चीज के लिए भी बाजार को, इंडस्ट्री को यहाँ पर तैयार रहना चाहिए? देखिए, जो कैपिटल गेन टैक्स की अभी आपने चिराग जी के साथ में जो बात की है, मुझे लगता है कि ये भी वही स्टेप इन सेम डायरेक्शन है, बिकॉज सरकार गोल्ड को एक डिफरेंट एसेट नहीं समझती है, अब गोल्ड को दूसरे एसेट के साथ मर्ज करना चाहती है। और ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिक्योरिटी के ऊपर 2 साल का टैक्स एग्जेम्पशन रखें और फिजिकल गोल्ड के ऊपर 3 साल का रखें, बिकॉज दैट EGR इज बेसिकली बैक्ड बाय द गोल्ड। तो उसे जो 2 साल करना चाहते हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है और मुझे तो लगता है ये होना निश्चित ही। ऑलराइट, यानी कि काफ़ी कुछ मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है, चाहे वो डिजिटल करेंसी को लेकर हो या फिर जिस तरह से सोने का फिलहाल टैक्सेशन किया जाता है। जैसे कहा गया कि ऑफकोर्स सोने को भी यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर देखा जाता है। मोर एंड मोर एज वी मूव अहेड, तो कुछ चेंजेस यहाँ पर बाजार से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सुरेंद्र जी एंड चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम सोने के भावों पर और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकती है इंडस्ट्री, उस पर भी हमारे साथ बात करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो डालेंगे नजर बाकी कमोडिटीज पर, आपके लिए स्ट्रैटेजीज भी बना के लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहाँ से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहाँ पे बाय कर दीजिए और जहाँ पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहाँ पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं।
नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे हैं, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय नहीं, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई थी। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $1 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से आपका स्वागत है। मेटल्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि ये आज का दिन, ये वाला हफ्ता और नवंबर का महीना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं यहाँ पर मेटल्स के लिहाज से। और लेटेस्ट जो US फेड के चेयर जेरेमी पॉवेल ने कहा है कि हाँ, इंटरेस्ट रेट हाइक्स की जो पेस है वो कुछ कम करने की ज़रूरत है, उसका फ़ायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। डॉलर अभी भी 106 के नीचे कारोबार कर रहा है, चीन की तरफ से मांग की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा हमने मेटल्स में आता हुआ देखा। लेकिन तेज़ी क्या फैक्टर्ड इन है या इन लेवल्स पर अभी खरीदारी की जा सकती है? राजीव, क्या कहेंगे आप? मनीषा जी, मुझे लगता है कि सोने चांदी में बढ़त बरकरार रहनी चाहिए और इसके साथ साथ बाकी बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में भी थोड़ा बढ़त की अब उम्मीद जागने लग गई है, क्योंकि चाइना में भी थोड़ा लॉकडाउन की परिस्थितियां थोड़ी कम होनी शुरू हुई है, कमजोर हुई है। मतलब वहाँ लॉकडाउन खुलने की स्थितियां बनने लग गई हैं बिकॉज ऑफ रिवोल्ट। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में एक खरीदारी का मौका बनेगा। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो आज के लिए 681 रुपए का स्तर आई थिंक अच्छा रहेगा खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 677 रुपए का, और वापस इसे हम 690 के आसपास देख सकते हैं। और अगर कॉपर 690 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तब मुझे लगता है कि एक बार 697-700 रुपए के स्तर भी छू सकता है। दूसरी कमोडिटी मुझे एल्युमिनियम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, हालांकि एल्युमिनियम अभी तक एक इंपॉर्टेंट लेवल को इंडियन मार्केट में क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि 212-213 रुपए का स्तर है। मनीषा जी, अगर 213 रुपए के स्तर के ऊपर अगर एल्युमिनियम सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है एल्युमिनियम एक सरप्राइजिंग कमोडिटी की तरह भी निकल के आ सकता है, और इसमें 10 से 15 रुपए की बढ़त भी हम देखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट इसका क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है 213 रुपए के ऊपर। आपका कोई टॉपिक यहाँ पर अनुज जो आप मेटल्स में देखना चाहेंगे, क्योंकि तेजी हमने अक्रॉस सेक्टर देखी है, चाहे वो फेरस हैं, नॉन फेरस मेटल्स हैं, नवंबर में सभी ने अच्छे खासे गेन्स कमा के दिए। देखिए मनीषा जी, डेफिनेटली कॉपर एक अच्छा आउट परफॉर्म रहा है। अगर हम दिसंबर को भी देखें तो सबसे ज्यादा मोमेंटम जो रिटर्न्स थे वो कॉपर में देखने को मिले हैं। तो अगेन कॉपर तो रहेगा ही टॉपिक में। मुझे हमें लगता है कि कॉपर में प्राइसेस आपको जल्दी ही 700 के ऊपर ब्रीच होते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट बना है कॉपर का वो एक पॉजिटिव साइड में है। जिस तरीके से इन्वेंट्रीज ड्रॉ डाउन हुई हैं और साथ में जिस तरीके से फेडरल बैंक का जो स्टांस आया है उससे काफी हद तक बेस मेटल को सपोर्ट मिला। तो यहाँ पर टॉपिक में मैं कॉपर को शामिल करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा और ऊपर जल्दी ही हम 700 के लेवल कॉपर में आते हुए देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो स्टील एक अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है मेरे को, जो कि काफी अच्छे मोमेंटम में है। जब से हमने इस एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है कम होती हुई देखी है, उससे काफी हद तक स्टील के प्राइस को सपोर्ट मिला है। तो एनसीडीएक्स स्टील मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय हो सकता है, 45,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी यहाँ पे 40,000 से लेकर 47,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। इवन अगर हम देखें तो स्टील के अंदर और आयरन के अंदर काफी मोमेंटम हमने पिछले 2 दिनों में आते हुए देखा है। तो यहाँ पर हम टॉपिक में स्टील को भी शामिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी 1000 से 1500 रुपए की तेजी और स्टील के अंदर देखने को मिल सकती है।
ऑलराइट, तो तेजी की उम्मीद यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील में आगे जाके बनती हुई नजर आएगी। एक चीज जो जहां पर हमने नवंबर में नेगेटिव क्लोजिंग आते हुए देखी वो था कच्चा तेल, लेकिन यहाँ पर दिसंबर की शुरुआत बेहतर हुई है, कैसे देखेंगे राजीव? मनीषा जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल अराउंड 6000 के आसपास, अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट मंथ में भी 6000 के आसपास एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और क्रूड ने 6800 तक का एक बाउंस दिया था। और अभी फिर से सेम काइंड ऑफ फिनोमिना हमने 3 दिन पहले भी देखा। कच्चा तेल 6000 के आसपास गया और उनसे एक अच्छी रैली देखने को मिली। मुझे लगता है ये रैली जो पिछले 3-4 दिन से थोड़ा कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर से कच्चा तेल में एक और बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर मैं प्योरली 1 या 2 दिन की कॉल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मुझे लगता है कि 65-50 के आसपास अगर आज इंटरडे में थोड़ा करेक्ट हो 60-70 रुपए में के आसपास, तो इसे खरीदारी के लिए लिया जा सकता है। अराउंड 64-60 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 6700 से 6750 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय रहेगी अनुज, क्योंकि यहाँ बढ़त जारी है और बाजार को लगता है कि जिस तरह की कोल्ड विंटर फोरकास्ट यहाँ पर देखने को मिली है, सपोर्ट बरकरार रह सकता है? डेफिनेटली एनर्जी सेगमेंट यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस डेफिनेटली विंटर से सपोर्टिव है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर हमें लगता है कि जल्दी ही 590-600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर प्राइस 560 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 535 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 590 से लेकर 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंट्री भी नो डाउट की एक डाउन साइड में है, जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर रोल प्ले करेंगी। आज इसकी इन्वेंट्री भी आनी है, मुझे लगता है कि उस पर नजर रखें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर भी जारी रहनी चाहिए। नेचुरल गैस में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम होना चाहिए। बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की कर लेते हैं, जहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। अनुज, कुछ गिरावट गुआर में देखने को मिली है, कैसे पढ़ेंगे आप इससे और क्या खरीदारी के मौके फिर से यहाँ बन रहे हैं? देखिए डेफिनेटली 5800 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट हमने गुआर में आते हुए देखा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था 5800 से मार्केट रिकवर हुआ था, तो 5800 का स्तर अगर मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। नो डाउट की जो ट्रेंड है गुआर का वो भी पॉजिटिव में है, तो 5800 के आसपास खरीदारी करें। 5650 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर करीबन 6100 6200 तक देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गुआर पैक में देखने को मिल सकती है। खरीदारी यहाँ पर कॉटन में भी आती हुई फिर से नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो कॉटन में 5% की तेजी हमने कल आते हुए देखी, और अगर नवंबर के महीने में देखें तो ये तेजी अगर यहाँ पर ऐड की जाए तो नवंबर में करीब 15% की बढ़त के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन में कारोबार हुआ है। भारतीय बाजार ऑफकोर्स इन एनी केस यहाँ पर प्रीमियम के साथ काम कर ही रहे थे, वहां पर और भी तेजी देखने को मिली है। क्या यहाँ पर खरीदारी जारी रहेगी? और देखिए बिल्कुल जिस तरीके से चाइना में हमने कुछ पॉजिटिविटी लौटती हुई देखी है, तो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर कॉटन भी यहाँ पर खरीदारी के तौर पर देखी गई है। हमें लगता है कि कॉटन में एक जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, तो डोमेस्टिक कारणों में मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम रहेगा। और ऑलरेडी काफी लोअर प्राइस हम कॉटन में देख चुके हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बाइंग हम यहाँ पर आती हुई देखेंगे। मुझे लगता है कि 32,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 31,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है करीबन 33,500 तक आने वाले दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो कॉटन मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय हो सकता है। एक पोजिशनल तौर पर भी कॉटन में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अच्छी खासी तेजी के बाद यहाँ पर हमने नवंबर बंद होते हुए देखा और दिसंबर की शुरुआत अच्छी हुई है, और ज्यादातर बाय कॉल्स हमने आज यहाँ पर कमोडिटीज में निकलते हुए देखी, चाहे वो सोना चांदी था, मेटल्स की बात की, एनर्जी में, नेचुरल गैस स्पेशली, और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी, जहां तक इंडस्ट्रियल एग्री कमोडिटीज हैं जैसे कि गुआर सीड, गुआर गम और कॉटन, यहाँ पर भी बाइंग स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आती हुई। इसी के साथ बहुत शुक्रिया अनुज राजीव, आपसे इजाजत लेने का समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का